हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमने लास्ट टाइम पर एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर के लिए एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। उसमें हमने एक बैच लॉन्च किया था जो कि आपका पार्ट ए के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 क्वेश्चन में आपके एमपी की जीके पूछी जाएगी कंप्लीट। सिलेबस डिस्कशन कर लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, और थोड़ा थोड़ा मैं सिलेबस इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे जिससे आपको पता रहेगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके जीके का कितना पोर्शन पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स का कितना पूछा जाएगा, और कंप्यूटर का कितना, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ओके, अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये वीडियो कंप्यूटर की डेमो वाली होने वाली है। पार्ट ए की पहली डेमो वाली वीडियो कंप्यूटर की लेकर आए हैं हम। इसके बाद एमपी जीके भी हम स्टार्ट कर देंगे। एक वीडियो एमपी जीके से रिलेटेड डेमो वाली आ जाएगी। उसके बाद हम सीधे शिफ्ट हो जाएंगे हमारे बैच के अंदर जो हमने लॉन्च किया है। सबसे पहले हम आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो भी कंटेंट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, आपको जैसा कि दिख रहा होगा। ठीक है, हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो डाली थी, ये वाला हमने, दिख रहा होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। एमपीपीएससी का सिलेबस देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि आयुर्वेद एएमओ और होम्योपैथी यानी एचएमओ और यूनानी यूएमओ, इन सभी का जो सिलेबस है पार्ट ए का सेम है। ऐसा नहीं है कि अलग है। यानी सब्जेक्ट तो अलग होगा। जो 120 क्वेश्चन है आपके, सॉरी 110 क्वेश्चन है, वो तो सबके सब्जेक्ट के हैं, अलग अलग रहेंगे तीनों के। लेकिन जो आपके 50 क्वेश्चन है वो आपके सेम रहने वाले हैं। सेम का मतलब ये है आपका, सेम का मतलब ये है कि जैसे आपके एग्जाम में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो रहने वाला है वो 50 क्वेश्चन का रहने वाला है, और पार्ट बी है वो आपके 100 क्वेश्चन का, 300 मार्क्स का, ये 150 मार्क्स का। ठीक है, पी वाई जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए थे उसी के आधार पर हम सिलेबस लेके आए। आपका ये सिलेबस फिर से यही रहने वाला है, क्योंकि आपकी कितने भी क्वेश्चन उलट फेर हो सकता है कि आप पिछली बार 50 क्वेश्चन पूछे थे पार्ट ए से, इस बार हो सकता है 60 पूछ ले या 40 पूछ ले, लेकिन रहने वाले यही है। परीक्षा तिथि आप सभी को पता है घोषित हो गई है। मैंने सारा नोटिफिकेशन, सब कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो डाल दिए। परीक्षा तिथि घोषित 6 जून की आपकी होने वाली है, और नया बैच कब से आने वाला है ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें। तैयारी शून्य से सिलेक्शन तक कराते हैं हम। आप सभी को पता है कि हमने थोड़ी दिन पहले राजस्थान आयुष ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करवाई थी, और लगभग 700 प्लस स्टूडेंट का ट्रस्ट था हमारे ऊपर। उन लोगों ने हमारे से बैच लिया और अच्छा स्कोर करके आए। हमने पार्ट ए का ही सिलेबस चलाया था कंप्लीट, और इस बार हमने होम्योपैथी का भी सिलेबस, एमपीआरबीएस के जो वैकेंसी आई हुई है उसका होम्योपैथी का कंप्लीट बैच स्टार्ट कर दिया है। 20% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। विद इन 1 to 2 मंथ में हम कंप्लीट करवा देंगे आपका। अगर आप भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, होम्योपैथी से हो, एचएमओ की तैयारी कर रहे हो, तो जरूर से जरूर उस बैच को लें और अपनी तैयारी को बेहतर मजबूत करें। टेस्ट सीरीज सब कुछ हम उसी बैच में अवेलेबल करवा रहे हैं। सब कंप्लीट लेक्चर हैं, क्लासेज हैं, ई नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये बैच रहने वाला है जो कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी तीनों में काम आने वाला है। ये जो बैच जो आपके सामने ये सिलेबस दे रखा है, ये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का है लास्ट टाइम का। लेकिन सबका जो आपका मैं बता दूं, जो पार्ट है वो सेम रहा था। 150 नंबर का 50 क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा का ये सिलेबस है, 300 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होम्योपैथी के भी 300 नंबर होंगे और यूनानी के भी 300 होंगे। लास्ट में आपका 50, जो 50 मार्क्स का है वो हो जाता है आपका इंटरव्यू। तो टोटल 500 में से आपका सिलेक्शन बनता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं, वो हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था लास्ट टाइम पर, कितने क्वेश्चन आने वाले कितने नहीं। ठीक है, तो इस सिलेबस है आपका, आपके सामने देख सकते हो। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, तो एमपी का सबसे ज्यादा है इसमें। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इस साहित्य वगैरह एमपी का पूछेगा। उसके अलावा एमपी की ज्योग्राफी पूछेगा एग्जामिनर। मध्य प्रदेश की पॉलिटी, अर्थशास्त्र, ये सब एमपी से रिलेटेड पूछेगा। हाँ, करंट अफेयर से एक ऐसी चीज है कि एमपी के साथ साथ राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, ये सभी तीनों लेवल की इसमें करंट पूछी जाएगी। उसके अलावा आज से हम डेमो में जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये 5th पॉइंट लिया है हमने, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। थोड़ी सी बात हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले हम
कंप्यूटर के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम इंटरनेट पर सीधे मूव हो जाएंगे, ठीक है। और इस बैच से रिलेटेड मैं बात कर लूं कि जो हमने बैच रिलीज किया है वो क्या है क्या नहीं है। तो हमारा आप सभी को पता है यूट्यूब चैनल तो क्विक कोच बाय पंकज है। तो हम हमारा जो टेलीग्राम बैच होता है, हमारा कंप्लीट टेलीग्राम बैच होता है, हम टेलीग्राम पर बैच लाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आपको कांटेक्ट करना है, हेलो आई का मैसेज करना है। जैसे ही आप हेलो आई का मैसेज करोगे, हम सीधा आपको इसकी डिटेल भेज देंगे, किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या करना है। एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर फॉर पार्ट ए कितने का, 150 मार्क्स का है आपका, 150 मार्क्स का है। अधिकारी बैच नाम से हमने बैच लॉन्च किया है और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो मात्र 999 होने वाली है। कितनी, 999 रुपए। और ये वन टाइम ही देनी है, बार बार नहीं देनी। इसमें क्लास लेक्चर ये कंप्लीट मिलने वाले हैं, ई नोट्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट नोट्स, हर क्लास का एक नोट्स रहेगा, पीडीएफ रहेगा, शॉर्ट फॉर्म नोट्स रहेंगे आपके, और एमसीक्यू सीरीज भी रहने वाली है। अगर हम टेस्ट सीरीज आगे लॉन्च करेंगे तो आपको बता देंगे। बाकी हमारा अभी तो एमसीक्यू इसी में देने का प्लान है, इसी बैच के अंदर, ठीक है, क्लास के साथ साथ। तो इस तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास 700-800 लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर। तो हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो डेमो वाली क्लास रहने वाली है उसमें इंटरनेट पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट से पहले हम थोड़ा कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। और आप सभी को ये दिख रहा होगा कि कंप्यूटर के जो हमारे नोट्स हैं बाइलिंगुअल हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि लैंग्वेज बैरियर आपको रहने वाला नहीं है। और अब वैसे भी आपका जो एग्जाम आएगा पार्ट ए का कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है क्या, गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक कहते हैं। आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, या नहीं पता तो आप पता कर लेंगे कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक या गणक कहते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट of the Latin language. The word compute means to calculate. That is why computer is called computer या calculator। ये इंग्लिश वर्जन हो गया, आप पढ़ते रहना सारी चीजें। इजी फॉर्मेट में हमने डिजाइन किए कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा लेना, कहीं और से डेमो देख लेना और हमारा एक बार ये डेमो देख लो, आप सभी को पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से आपके लिए मेहनत की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सीधा किसकी, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किस तरीके से हुआ था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कंप्यूटर के आविष्कारक, जनक या पिता चार्ल्स बेबेज हैं, यानी कि इन्वेंटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में यानी 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई थी, जो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थी। इंपोर्टेंट पूछ लेता है कि चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नाम की मशीन कब बनाई थी, तो 1822 में बनाई थी, ठीक है। जन्म आप चाहो तो देख सकते हो कि 1791 में जन्म हुआ, 1871 में इनकी डेथ हुई थी और इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये पॉइंट याद कर लेना कि चार्ल्स बेबेज, क्योंकि ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं तो इनका बायो डेटा याद करना जरूरी बनता है। ये एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ और दार्शनिक यानी फिलोसफर और आविष्कारक यानी इन्वेंटर और प्रोफेसर ये थे, ठीक है। अब कंप्यूटर के फादर की बात कर ली तो माता की भी बात करेंगे, मदर की। तो लेडी एडा लोवेलिस, ये मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं इनको, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बोलते हैं, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बोलते हैं इनको, लेडी एडा लवोलिस को, ठीक है। एडा लवोलिस डिड द प्रोग्रामिंग वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस ने किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। और इसके बाद कंप्यूटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम हमारे टॉपिक पर चलेंगे, क्या है आज का, इंटरनेट। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसको बार बार एग्जामिनर पूछता है, जहां कंप्यूटर वर्ड अगर सिलेबस में है तो पूछ सकता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट, इसको छाप लेना माइंड में। और हम बाद में जब टॉपिक फिनिश हो जाएगा कंप्यूटर का, तो उसके बाद 100 से 150 हम क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको बैच के अंदर, और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने हमारे साथ प्रिपरेशन की है और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो 2001 से शुरुआत की थी कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाने की, और किस संस्था ने की थी, NIIT, इसकी 20वीं एनिवर्सरी थी। तो NIIT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे थीम ये 2024 की दे रखी है, अपडेट होते रहना आप 2025 की एक बार देख लेना, क्योंकि 2 दिसंबर चला गया है और 25 की इसकी थीम नई आ गई होगी, और मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें करा दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है,
तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वेयर से मिलकर बना होता है कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक, आज का जो डेमो में रहने वाला है, क्या इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, क्या नहीं है, इसको इंटरनेट क्यों बोला जाता है, इसमें क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, किससे जुड़ा होता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना सारी चीजें और कहीं से वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपका ही डाउट रहेगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और इसके अलावा हम पीडीएफ नोट्स कंप्लीट आपके बैच में डाल ही देंगे, जो कि हमने अधिकारी बैच नाम से बनाया हुआ है। तो चलते हैं आज की टॉपिक इंटरनेट पर। तो क्योंकि कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले हमको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी होनी चाहिए, इसलिए हमने कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक नॉलेज दी। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है, तो हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म सबसे पहले पूछ लेता है एग्जामिनर की, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। देखो, हम क्वेश्चन, दुनिया पढ़ती तो बहुत है, लेकिन ऐसा होता है इसमें कि पढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को क्लियर करना जरूरी होता है। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमको पता है, हमको 6 जून दिख रहा है, आप सभी को पता है 6 या 7 जून, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन 6 या 7 में से किसी एक तारीख को आपका एग्जाम कंफर्म है, ठीक है। तो शायद 7 जून है, जहां तक मुझे याद है, नोटिफिकेशन में मैंने बताया था नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन 7 जून आपका एग्जाम है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो 7 जून को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जब तक थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे, आपके पार्ट ए ऐसा करा देंगे कि आपका एक भी नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने राजस्थान आयुष ऑफिसर के लिए पार्ट ए कंप्लीट कराया था, 60 क्वेश्चन थे, 180 मार्क्स का उनका पोर्शन था। तो बहुत ही अच्छे से हमने शानदार तैयारी करवाई थी। और उनका तो लास्ट टाइम पर हमने बैच स्टार्ट किया था, मुश्किल से 2 महीने बचे थे एग्जाम को। आपका तो अभी काफी मंथ है, यानी कि पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आपका जून, यानी कि लगभग 4 से 5 मंथ है आपके पास। तो आप इजीली कर पाओगे सारी चीजें, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जरूरी होता है। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म देख लिए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है। तो बिंटन ग्रे, कर्फ भी हैं और रॉबर्ट ई कहान भी हैं, ठीक है। कर्फ और रॉबर्ट ई कहान याद रख लेना। इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। जो इंटरनेट है, विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है, यानी इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट अपने आप में बैन है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी फुल फॉर्म होती है, बैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया, यानी लार्जेस्ट है, इसलिए आ, ये बैन टाइप का है। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। ये इंपोर्टेंट है, पूछ ले कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट माना जाता है। इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, कहीं से भी आपका इंटरनेट टॉपिक क्लियर दे रखा है तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपके पॉइंट पूछ लेगा, कथन कारण उसमें भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा 4 पॉइंट देके कौन सा इनमें से सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इंटरनेट के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो इनकी एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं हम कि इसकी फुल फॉर्म किस तरीके से है। तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो टीसीपी क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनर, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारे, देखो मैं बता दूं आपको, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। याद किस तरीके से होते हैं? याद एक बार में पढ़ने से नहीं होते, इन चीजों को बार बार दोहराया जाता है, रिवीजन किया जाता है। लाइक आपने अब क्लास से पढ़ लिया, एक बार क्लास और देख ली, फिर उसके बाद आपने पीडीएफ पढ़ लिया, फिर इन सबसे बड़े पॉइंट आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपने प्रैक्टिस कितनी की, यानी कि क्वेश्चंस करोगे, थ्योरी कितनी भी पढ़ लेना, अगर लास्ट में जाके क्वेश्चन नहीं करोगे तो थ्योरी कवर नहीं होगी। और फिर दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप सीधा क्वेश्चन करने चले गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और थ्योरी पहले से की नहीं है, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है। पहले थ्योरी पढ़ो कंप्लीट, फिर एमसीक्यू करना जरूरी होता है। टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, इसके बाद आईपी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। तो देखो, टीसीपी
इंटरनेट के लिए टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो टीसीपी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है कौन? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसके बाद आईपी होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है, यानी कि जो प्राप्त होता है उसको सेंड करता है, भेजता है। ठीक है। फादर ऑफ टीसीपी या फिर आईपी वही है कर्फ एंड ई कहान, रॉबर्ट ई कहान, जो कि इंटरनेट के फादर हैं, वही इसके टीसीपी और आईपी के फादर हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का विकास किस तरीके से हुआ था वो हम बात कर लेते हैं। तो 1969 यानी 1969 में अर्पानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है, इसको पूछ लेता है दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च, यही था कौन सा? अर्पानेट। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, तो ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च था। और ये कब आया था? 1969 में आया था। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया। किसने बनाया? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अर्पानेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा गया था। जो अर्पानेट है इसमें 4 इसके दूरस्थ कंप्यूटर थे, उनको जोड़ा गया था। 4 रिमोट कंप्यूटर्स वर इंटरकनेक्टेड। ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम इन ये इंटरनेट वाले चैप्टर चल रहे हैं, इंटरनेट के पॉइंट हैं सारे के सारे कि डेवलपमेंट कैसा हुआ, कौन कौन सी चीज कब कब आई, हम सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं WWW की। ठीक है। तो W3 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसे W3 या वेब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म बार बार पूछता है एग्जामिनर, WWW यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पुराना शुरुआती नाम क्या था? तो NFS नेट था। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है NFS नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसका पहले नाम ये था WWW का। ठीक है। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने WWW और HTML का विकास किया। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने WWW और HTML का विकास किया। कब किया था? 1989 में। याद रखना कि 1989 में टिम बर्नर्स ली ने WWW और HTML का ये क्या बोलते हैं इसको विकास किया था। तो HTML देखो, WWW की तो फुल फॉर्म देख ली, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होती है, और HTML की क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो WWW या वर्ल्ड वाइड वेब है वो विश्व भर में फैला कंप्यूटरों का एक जाल है। WWW को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह भी कहा जाता है। और दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं वे सभी वेबसाइट WWW में रजिस्टर्ड हैं। जो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट हैं वो WWW में रजिस्टर्ड हैं। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। ये सभी वेबसाइट हैं वे वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। इसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किसका? क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट में ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो W3 यानी WWW के द्वारा जानकारी यानी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पूरी तरह से मुफ्त है, यानी कि फ्री है ये, और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसे WWW एक ओपन सोर्स, ये क्या है? एक ओपन सोर्स है। इसका प्रयोग पूरी तरह से मुफ्त है, यानी कि इट्स यूज इज कंप्लीटली फ्री, सो देयर इज नो नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर इट। दैट इज व्हाई WWW इज ए ओपन सोर्स। ठीक है। इसे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, अर्थात यह सभी डिवाइसों और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। इसीलिए इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं। WWW का जो प्रयोग है वो एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट, कि इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इसकी जानकारी डायनेमिक होती है, यानी कि जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहती है। जो जानकारी डायनेमिक इस तरीके होती है, डायनेमिक किसको बोलेंगे? जिसकी जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहती है, उलटफेर होता रहता है। www अपनी जानकारी साझा करने के लिए HTTP यानी कि HTTP की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है अपनी जानकारी साझा करने के लिए। यानी www uses HTTP टू शेयर इट्स इंफॉर्मेशन। बिना इंटरनेट के www का कोई महत्व नहीं है, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं है तो www का कोई महत्व नहीं होगा, यानी www हैज नो इंपोर्टेंस विदाउट इंटरनेट। ओके, www यानी कि W3 के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और इसके बाद जो क्लास होगी कंप्यूटर से रिलेटेड, वो डेमो तो आज का हो गया, हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं आपको फॉर्मेट पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि हमारा जो नोट्स है वो किस तरीके से रहने वाला है। इससे बेटर अगर नोट्स आपको मिल जाए पूरे यूट्यूब पर, आप किसी के भी डेमो देख लेना, इससे बेहतर बाइलिंगुअल एकदम सीक्वेंस से नोट्स मिल जाए तो मुझे बताना। और मुझे पता है कि आप कहीं भी डेमो देखोगे, कहीं भी कोर्स ज्वाइन करोगे तो एक बार उनका डेमो देखना, फिर हमारा देखना, आपको चीजें रियलिटी पता चल जाएगा। और हमारा तो मात्र 999 का कोर्स है, और लोगों का तो आप सभी को पता है कि 2 से 3 हजार का पार्ट ए का, ओनली पार्ट ए का 2 से 2.5-3 हजार रुपए का कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का पता, यूआरएल पढ़ लेते हैं हम, यूआरएल क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी इंटरनेट का एक पार्ट है। तो यूआरएल की सबसे पहले फुल फॉर्म, जैसे www की फुल फॉर्म देखी वर्ल्ड वाइड वेब, और HTTP की देखी थी हमने, इसी तरीके से यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होती है? यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, और एल से लोकेटर। तो किसी वेबसाइट का पता यूआरएल बताता है। यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। कौन करता है? यूआरएल होता है वो वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। www पर मौजूद जितने भी वेब पेज, वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब का अपना एक वेब एड्रेस होता है, जिसे यूआरएल कहते हैं। www पर मौजूद जितने भी वेब पेज या वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब का अपना एक वेब एड्रेस होता है, जिसे क्या बोलेंगे? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड तो कराता है, लेकिन www पर जितने भी वेब पेज या वेबसाइट या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब का अपना एक वेब एड्रेस होता है, जिसे यूआरएल कहते हैं। किसी सुरक्षित वेबसाइट या यूआरएल HTTPS से शुरू होता है। किसी सुरक्षित वेबसाइट का यूआरएल किससे होता है शुरू? HTTPS से शुरू होता है, यानी द यूआरएल ऑफ ए सिक्योर वेबसाइट स्टार्ट्स विद HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल, एस से सिक्योर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यूआरएल होता है। यूआरएल प्रोटोकॉल सबसे पहले HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सबसे पहले आता है। फिर डोमेन नेम होता है, फिर पाथ या रिसोर्स होता है। इस तरीके से यूआरएल लिखा जाता है। आप सभी ने कहीं से कॉपी किया होगा तो लिंक देखी होगी, इस तरीके से देखी होगी। टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय WWWC की स्थापना की, जिसके निदेशक भी टिम बर्नर्स-ली स्वयं बने। यानी कि WWWC क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखने वाली चीज है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो WWW को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था WWWC काम करती है। यानी कि जो WWW को जो कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है, वो कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन है? वो WWWC है। तो सी जोड़ दिया, बाकी फुल फॉर्म सेम है। इसको W3C भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? W3C भी बोलेंगे और 3WC भी बोलेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये तो सेम है, और कंसोर्टियम ये सी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और 4 बार अगर WWW आ जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटरनेट के अंदर यूआरआई पढ़ते हैं हम। यूआरएल पढ़ लिया हमने, यूआरएल क्या होता है, अब पढ़ लेते हैं यूआरआई। तो यूआरआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर।
यूआरआई एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। यूआरआई इंटरनेट पर किसी चीज का पता यानी कि एड्रेस या नाम बताता है, जैसे कि वेबसाइट, फाइल या कोई सर्विस। यानी यूआरआई क्या काम करता है, तो यूआरआई इंटरनेट पर किसी भी चीज का पता यानी एड्रेस का पता या फिर उसका नाम बता देता है, जैसे कि वेबसाइट, फाइल या कोई सर्विस इस तरीके की है। ठीक है। यूआरआई दो प्रकार के होते हैं। तो यूआरआई दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है यूआरएल और एक होता है यूआरएन। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इसके बारे में हमने पढ़ा था यूआरएल। यूआरएन होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। तो यूआरएल ऑलवेज गिव द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स। देखो लोकेटर से पता लग रहा है कि यूआरएल क्या होता है। और यूआरएल हमेशा किसी संसाधन का स्थान यानी लोकेशन बताता है। और यूआरएन क्या होता है, तो यूआरएन संसाधन का केवल नाम बताता है लेकिन स्थान नहीं बताता है। नाम से क्लियर देख लेना है। एल से लोकेटर हो जाएगा यानी लोकेशन, स्थान बताता है। और एन से क्लियर हो जाएगा, नेम बताता है। और ये लोकेशन नहीं बताता यूआरएन। तो इनकी फुल फॉर्म भी साथ में याद रख लोगे तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी होगी। यूआरआई दोनों को कवर करता है यानी कि यूआरएल और यूआरएन दोनों को ये यूआरआई के प्रकार हैं। कौन कौन से, यूआरएल और यूआरएन। अब एक होता है वेब पेज। ये इंटरनेट के पार्ट हैं सारे के सारे। तो वेब पेज क्या होता है, किसी भी लिंक पर वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है। कोई भी वेब पेज क्या होता है, किसी भी लिंक पर वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है उसे वेब पेज कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। कोई भी लिंक हुआ, वेबसाइट पर क्लिक करोगे आप तो जो पेज ओपन होता है उसको ही वेब पेज बोलेंगे, वेब पेज। ठीक है। एक वेब पेज के बारे में और पढ़ लेते हैं कि एक सिंगल पेज को वेब पेज कहा जाता है जिनमें विभिन्न प्रकार की जानकारी स्टोर होती है। एक सिंगल पेज को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं वेब पेज के अलावा वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट होती है वेब पेजों का समूह। जो एक पेज है उसको तो वेब पेज, एक पेज है अगर उसको तो वेब पेज कहेंगे। और वेब पेजों का अगर समूह आ गया, संग्रह आ गया, उसको वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहा जाता है। वेबसाइट को कोई होस्ट कर रहा है, कोई होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वेब पेज को एक साथ लिंक किया जाता है तो उन वेब पेज को ग्रुप को वेबसाइट कहा जाता है। क्लियर सी बात समझ में आ गई होगी। वेब पेज और वेबसाइट में एक पेज ओपन हो रहा है उसको तो वेब पेज बोलेंगे, अगर इनका ग्रुप हो गया तो उसको वेबसाइट कह देंगे। सभी वेब पेज आपस में लिंक होते हैं, किस उसको क्या बोलते हैं, हम वेबसाइट बोलते हैं। एक होता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डीएनएस का काम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है आप सभी को पता है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है। डीएनएम का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ डीएनएस, पॉल मोका पेट्रिस ने किया था। पॉल मोका पेट्रिस ने इसका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था डीएनएस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पर कि डीएनएस क्या काम करता है, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और डीएनएस का काम होता है इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने। डोमेन नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना, इसका काम होता है। याद रखने योग्य, बनाने योग्य इसका काम होता है। इसका आविष्कार किया था पॉल मोका पेट्रिस ने। इतना याद रख लेना। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने का काम भी डीएनएस करता है। आईपी एड्रेस है उसको डोमेन नेम में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, डीएनएस करता है। अब डोमेन नेम की बात कर लेते हैं। डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, ये तो डोमेन नेम सिस्टम पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं डोमेन नेम। तो इंटरनेट पर वेबसाइट के यूआरएल के अंत में अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहा जाता है। जैसे डॉट आ गया उसके बाद कोई भी नाम है, ठीक है, उसके नाम को ही हम डोमेन नेम कहा जाता है। आप समझ गए होंगे शायद कि इंटरनेट पर वेबसाइट के यूआरएल के अंत में अंतिम डॉट, कुछ भी डॉट हुआ उसके बाद जो नाम होता है ए बी सी डी या फिर कोई कोच बाय पंकज, कुछ भी डॉट के बाद उसको डोमेन नेम कहेंगे हम। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर हैं तो वह संगठन को दर्शाता है, और 2 अक्षर हैं तो वह देश को दर्शाता है। अगर कोई डोमेन नेम है अंतिम भाग में, डोमेन नेम के अंतिम भाग में जैसे डॉट के बाद जो भी नाम होगा अंतिम भाग में 3 अक्षर है तो वो एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। और अगर वह 2 अक्षर है तो वह किसी कंट्री यानी देश को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप,
कि डॉट के बाद अगर 3 अक्षर हो गए तो ये ऑर्गेनाइजेशन ORG, और डॉट इन तो इंडिया की बात कर रहा है, यानी कंट्री डोमेन। सम डोमेन नेम, यहाँ पर कुछ डोमेन नेम दे रखे हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी क्लास और बची है आज की डेमो में, क्योंकि डेमो का मतलब होता है कि तुम वो सारी चीज कवर करो जो कि बच्चा जानना चाहता है। लाइक तुम्हारे नोट्स कैसे हैं, तुम किस तरीके से पढ़ाते हो बच्चों को, और किस तरीके से समझाते हो क्लास के अंदर, क्योंकि पढ़ाते समय लेकिन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी जरूरी है। तो इसलिए थोड़ी लंबी क्लास लेकर आया मैं कि सारी चीजें आपकी एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएं। उसके अलावा हम अगला जो लेकर आएंगे आ, आपका जो डेमो क्लास, वो होगी आपके MPGK से रिलेटेड। और अगर आप बैच में ज्वाइन नहीं हुए तो वो कुछ टाइम का ही ऑफर है, टॉप 50 बच्चों के लिए ऑफर दिया है हमने। इसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगा और इसकी फीस डबल या फिर 1599 रुपये होने की संभावना रहेगी, लेकिन आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी बैच में ज्वाइन हो। अब पढ़ लेते हैं हम क्या, सम डोमेन नेम। तो ORG, डॉट ORG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। डॉट नेट का मतलब होता है नेटवर्किंग या नेटवर्क रिसोर्स, यानी नेटवर्क संसाधन। डॉट GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट। डॉट जॉब्स का मतलब होता है सेवाएं, जॉब। डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक व्यवसाय संगठन। डॉट MIL का मतलब होता है मिलिट्री यानी सैन्य संसाधन। डॉट CO का मतलब होता है कंपनी। डॉट इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी सूचना संगठन। डॉट एडू का मतलब होता है एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान। डॉट NIC का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये कुछ डोमेन नेम है, इनको याद रख लेना। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि डॉट COM का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर दे देगा, कॉमर्शियल दे देगा, कंपनी दे देगा, तो आपको टिक करना है कॉमर्शियल पर, और CO आ जाए तो कंपनी पर टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये सभी टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं, TLD। ये सारे के सारे जो डोमेन है वे क्या कहलाते हैं, TLD यानी टॉप लेवल डोमेन। यदि TLD किसी देश की तरफ इंगित करे तो कंट्री डोमेन कहलाता है। अगर कोई भी TLD यानी टॉप लेवल डोमेन होता है, वो अगर किसी कंट्री की तरफ, देश की तरफ इंगित करे तो कंट्री डोमेन कहेंगे उसको। सम कंट्री डोमेन नेम, जैसे अपने इंडिया का तो डॉट इन हो गया इंडिया, और डॉट AU से ऑस्ट्रेलिया, डॉट FR से फ्रांस, डॉट NZ से न्यूजीलैंड, डॉट UK से यूनाइटेड किंगडम, और आपका डॉट US से यूनाइटेड स्टेट। आगे बढ़ते हैं कि और आप इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, डाउनलोडिंग। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क स्रोतों से डेटा प्राप्त करता है। इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना डाउनलोडिंग कहलाता है। जब इंटरनेट या नेटवर्क से किसी भी प्रकार के फाइल या इंफॉर्मेशन को यूजर अपने लोकल कंप्यूटर पर ट्रांसफर या स्टोर करता है तो इस कार्य को डाउनलोड कहा जाता है। आप अपने फोन में हर जगह ये चीज करते हो, और इसका लोगो देख लेना कि डाउनलोड का ऐसा लोगो होता है, नीचे की तरफ एरो होता है, यानी कि अपने पास कोई चीज आ रही है। ठीक है, और अपलोडिंग का ऊपर की तरफ एरो होता है, यानी कि अपलोड कर रहे हैं मतलब कहीं जा रही है अपने पास से कोई चीज। तो अपलोडिंग डाउनलोड करने की प्रक्रिया का विपरीत है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इसमें आपके कंप्यूटर से डेटा को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर सेव किया जाता है। समझ रहे हो आप चीजें, जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट को कोई डेटा देते हैं या अपलोड करते हैं, उसको अपलोडिंग कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट को कोई चीज दे रहे हैं, यानी कि एरो ऊपर की तरफ है ना, हम समझ जाना कि ये कोई चीज दे रहे हैं हम। इस साइन है, आपको एग्जाम में ऐसा साइन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो ये दिखाएगा नहीं कि ये डाउनलोड है, लेकिन एरो अगर आएगा तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ये चीज डाली है। जब इंटरनेट या नेटवर्क में उपस्थित किसी भी कंप्यूटर या वेबसाइट में यूजर अपने इंफॉर्मेशन या फाइल को डालता है तो इस कार्य को अपलोड कहा जाता है। एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा के कह रहा है वो। DNR, मैं बता दूं आपको कि इंटरनेट जैसे चैप्टर फिनिश होगा तो मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपकी बैच के अंदर, और उनकी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, और वीडियो के द्वारा भी हम कवर कराएंगे। तो आपको ये जितने भी टॉपिक हैं याद होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सब्जेक्ट अपनी तरफ से कवर कर लो। होम्योपैथी का हमने बैच कंप्लीट चला दिया है, अगर आपको होम्योपैथी का बैच कवर करना है तो कर लो। बाकी पार्ट ए तो हम तीनों के लिए करा रहे हैं, आयुर्वेदा के लिए भी, यूनानी के लिए, होम्योपैथी के लिए, सबके लिए करा रहे हैं। तो आपका काफी फायदा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपके जो 50 क्वेश्चन है ना, कहीं नहीं जाने वाले, हमसे जुड़े रहें। बस 2 महीने की बात है, 2 महीने में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, 2 से पहले करा देंगे। DNR का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम रजिस्टर्स। ठीक है, इंटरनेट के प्रयोग हेतु डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष डोमेन नेम प्रदान करने हेतु प्रयुक्त। ठीक है,
सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, क्या आपको याद है? तो आप सभी को याद होना चाहिए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कब से मनाने लगे? 2001 से NIIT ने मनाना स्टार्ट किया था 2 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन हम अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड वाइड वेब कब, वेब डे कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। किसी वेब पेज का वह शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है हाइपरलिंक कहलाता है। किसी भी वेब पेज का वह शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज, यानी कि द वर्ड ऑन ए वेब पेज विच व्हेन क्लिक्ड opens another document is called hyperlinks, ठीक है। क्या कहलाता है? हाइपरलिंक्स। वेब पेज को लिखने के लिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और JS यानी जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी वेब पेज को लिखने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और JS का जावा स्क्रिप्ट। जावा एक लैंग्वेज भी है, जावा पाइथन जो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, इस तरीके से मैं यहाँ पर आपके HTML CSS JS आपके सामने देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि भाजपा भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि बीजेपी एक ऐसी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। भारत यानी कि बीजेपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर इन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, वो भाजपा भारत की ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है, ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन बस, ठीक है। पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसी कौन सी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वो बीजेपी हो जाएगी, भाजपा। विश्व की पहली वेबसाइट कौन सी है? विश्व की पहली वेबसाइट http:// है info.cern.ch थी, जिसे 6 अगस्त 1991 को बर्नस ली के द्वारा बनाया गया। वह टिम बर्नस ली के नेक्स्ट कंप्यूटर पर होस्ट किया गया था। फर्स्ट वेब पेज एड्रेस कौन सा था? ये था। और फर्स्ट पहली वेबसाइट ये थी, याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखोगे तो आपको ये चीजें एग्जाम में पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व की वर्ल्ड की पहली वेबसाइट कौन सी है, या फिर किसके द्वारा बनाई गई थी, तो बर्नस ली के द्वारा, और ये थी, याद रख लेना थोड़ा माइंड में। विश्व के पहले ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म याद रखना जरूर से जरूर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, के रूप में टेलनेट को जाना जाता है। विश्व के पहले ISP के रूप में किसको जाना जाता है? टेलनेट को जाना जाता है, इंपोर्टेंट। भारत के पहले ISP के रूप में BSNL। देखो, वर्ल्ड के विश्व के पहले ISP के रूप में किसको जाना जाता है? टेलनेट को, यानी टेलनेट इज नोन एज द वर्ल्ड फर्स्ट ISP, और BSNL इज नोन एज इंडिया फर्स्ट ISP, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसकी BSNL की फुल फॉर्म होती है। तो भारत के पहले BSNL के रूप में जाना जाता है। टेलनेट वर्ल्ड के ISP के रूप में जाना जाता है, और BSNL है वो भारत के ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बढ़ते हैं। विश्व में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत 1 जनवरी 1983 को हुई थी। विश्व में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? ऑफिशियल लॉन्च इंटरनेट की कब हुई थी? तो हुई थी 1983 में। और इंडिया की बात कर ले, इंडिया की हुई थी, भारत की आधिकारिक शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ठीक है। वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज या मेन पेज के नाम से जाना जाता है। www की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? HTTP को कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म मैं बार बार बता रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पर दे रखी है। किसी वेबसाइट पर वापस से या फिर दोबारा जाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए URL या कुकीज का प्रयोग किया जाता है। URL के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेट डेटा को BLP यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। इंटरनेट डेटा को BLN यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट है, उस पर सर्वर को होस्ट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क रिपेयरिंग को
पैच कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क रिपेयरिंग को पैच कहा जाता है। जब हम इंटरनेट पर लॉगिन आईडी या पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है, ऑथेंटिफिकेशन कहा जाता है, प्रमाणीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। जब हम इंटरनेट पर कोई भी लॉगिन या आईडी पासवर्ड के का वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको ऑथेंटिफिकेशन कहा जाता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। ये सारे के सारे पॉइंट है ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम जब क्वेश्चन लाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट आता है कि इंटरनेट ब्राउजिंग को नेट सर्फिंग भी कहा जाता है। इंटरनेट की जननी के रूप में रेडिए जो पार्लमैन को जाना जाता है, यानी कि जो इंटरनेट की मदर है उसको किसके रूप में, कौन है वो मदर, रेडिया जो पार्लमैन। ठीक है, तो ये था आज के इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में क्लियर दे रखा है। यहां पर मैं बता दूं सिलेबस, एक बार देख सकते हो आप। इंटरनेट से रिलेटेड आपको कंप्यूटर वाले पोर्शन में ये क्लियर दे रखा है, इंटरनेट वाला। फिर हम सोशल नेटवर्किंग साइट करेंगे। अभी इंटरनेट की 1 से 2 क्लास और होने वाली है, 30-30 मिनट की 2 क्लास, या अगर 1 घंटे की क्लास लाए तो एक क्लास में कवर हो जाएगा इंटरनेट, जो कि आपके बैच में आने वाली है। उसके बाद हम नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ये सारे चैप्टर निपटा लेंगे। साथ साथ में हम एक डेमो हम एमपी ज्योग्राफी या फिर एमपी आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री से रिलेटेड जल्द ही लाने वाले हैं। तो आप चैनल पर भी जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहती है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ, हमने आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हो, अधिकारी बैच चल रहा है, तो मात्र 999 में, कहीं भी नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ आपको। कोर्स 150 मार्क्स को कवर करेगा, पार्ट ए। कम से कम 700 प्लस स्टूडेंट का हमारे ऊपर भरोसा है, जिन्होंने राजस्थान आयुष ऑफिसर के लिए कोर्स लिया था। और अभी एमपीआरबीएस के जो आपकी आयुष ऑफिसर की वैकेंसी आई है, यहाँ पर भी हम होम्योपैथी का कंप्लीट बैच करा रहे हैं। अगर आप एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर से कोई भी स्टूडेंट हमसे अगर होम्योपैथी का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लें। ज्वाइन कैसे करना है कोई भी बैच, या ये हुआ या कोई सा भी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो आई का मैसेज करना है। जैसे ही आप हेलो आई का मैसेज करोगे, हम आपके पास कुछ डिटेल्स भेजेंगे और हमारा क्यूआर कोड भेजेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो हम आपके पास हमारे अधिकारी बैच का एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जिस पर आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, हम एक्सेप्ट करेंगे, आप ज्वाइन हो जाओगे। सिंपल तरीका है। इसके अंदर पूरी क्लास मिलेंगी, लेक्चर मिलेंगे, उसके नोट्स भी मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेंगे, एमसीक्यू सीरीज भी मिलती रहेंगी। एक हमारा टेलीग्राम पर, हर बैच हमारा टेलीग्राम पर रहता है। और उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जाननी हो, तो हमसे पूछ सकते हो। हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है। और आप सभी को पता है कि आपके लगभग 4 से 5 मंथ हैं आपके एग्जाम के। और हम आपको बता दें कि आपका पार्ट 1 है वो विद इन 2 मंथ में कवर करा देंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सारी चीजें कराते रहेंगे, बीच बीच में भी एमसीक्यू लाते रहेंगे। तो जितना हो सके पहले कोर्स को निपटा लो। और हम एमपी में आई गए हैं, राजस्थान के बाद यूपी में भी हमारे कोर्स चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी एक टीम कंप्लीट आपके लिए काम कर रही है। और एमपी जीके और कंप्यूटर तो भाई मैं बता दूं कि आपके 50 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और करंट सहित 50 क्वेश्चन है। तो 50 में से मैं बता दूं, गारंटी तो 100% किसी चीज की नहीं होती आप, लेकिन 40% क्वेश्चन करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप हमारे साथ 2 महीने, 1.5 से 2 महीने तैयारी कर लो, बस इतने काफी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारा सबसे बड़ी बात है कंटेंट कैसा लगा, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाते तो बहुत हैं, लेकिन क्या कंटेंट ऐसा दे पाते हैं, या फिर आपको हमारी चीज में कहाँ कमी लगी और कहाँ से अच्छी चीजें समझ में आई, ये हमें जरूर से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, लाइक के साथ साथ दोस्तों में शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।